नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और आज है हमारे साथ शबनम हाशमी। शबनम हाशमी एक सामाजिक कार्यकर्ता, साहसिक और मानवाधिकार रक्षक हैं। शबनम हाशमी एक सजग इंसान है। वो नाटककार, अभिनेता और निर्देशक सफदर हाशमी और हिस्टोरियन सोहेल हाशमी की बहन भी हैं। शबनम हाशमी ने 1981 में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एडल्ट एजुकेशन के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने 1989 से अपना ज्यादातर वक्त दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक समूहों का विरोध करने में लगाया है। शबनम हाशमी ने काफी वक्त गुजरात में बिताया है और वहां 2002 के दंगों के बाद ग्रास रूट एक्टिविज्म में लगी रही हैं। वो 2003 से अनहद यानी एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी की संस्थापक और सदस्य थी और फिलहाल वो इसकी देखरेख करती हैं। शबनम हाशमी ने आतंकवाद से लड़ते हुए सांप्रदायिकता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाया है। वो हिंदुत्व की ताकतों के कई आतंकी संबंधों को उजागर करने में भी शामिल रही हैं। शबनम हाशमी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, गोद लेने, लैंगिक न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शबनम हाशमी ने मेरे घर आके तो देखो नामक एक पहल की स्थापना की है। उनका मानना है कि जो लोग अपने से अलग और दूसरे लोगों के बारे में नाराजगी या गलत धारणा रखते हैं, चाहे वो अलग जाति, धर्म या समुदाय या यौन रुझान वाले हों, उन्हें एक दूसरे के घर आना जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है शबनम हाशमी प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। हमें बताइए कि जो घर होता है, अक्सर तो बहुत सारी शुरुआत हमारी पर्सोना की, हमारी पर्सनालिटी की, घर में जो माहौल है उसका बड़ा रोल होता है। और ये बात हम सुहेल भाई से सुन चुके हैं कि किस तरह आपके घर में हमेशा से एक रोशन ख्याली का एक माहौल रहा। आप हमें बताइए अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में कि किस तरह आप इस रास्ते पर, जिसमें एक्टिविज्म एक मेन थ्रस्ट की तरह सामने आया, उस पे आप उतरी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शुरुआत तो तरबियत की या एक सोच के घर से ही होती है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत थे सभी भाई बहन कि हम एक ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया जहाँ पे हमारे दोनों ही पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव थे। हाँ, और मैं बहुत लोगों को बताती हूँ कि घर से जब मैं बाहर निकली, शायद स्कूल के आखिरी सालों में, तब पता चला कि कोई जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है। क्योंकि घर के अंदर हमने दोनों अम्मा अब्बा को खाना पकाते, कपड़े धोते, सफाई करते, बाहर का काम करते, अंदर का काम करते, सब कुछ मिलजुल के करते देखा। और उन्होंने वो हम दोनों भाइयों और तीनों बहनों को सभी कुछ सिखाया। तो एक तो वो था कि जेंडर इक्वालिटी बहुत थी हमारे घर में, बहुत डेमोक्रेटिक था। किसी भी चीज के ऊपर बातचीत करना, हमारे अब्बा कोई ऐसी फिगर नहीं थे जिनसे डरा जाए, बल्कि हमारे दोस्त थे। और हर मसले पे उनके साथ और अम्मा के साथ हमारे डिस्कशंस होते थे। प्लस ये भी था कि अब्बा फ्रीडम फाइटर थे, तो बचपन उन्होंने 4 साल जेल गुजारी थी अंग्रेज की। तो बचपन से ही हमने कहानियां सुनी गांधी की, नेहरू की, फ्रीडम फाइट की। 1945 में जब फाशिस्ट फोर्सेस की शिकस्त हुई, उसकी कहानियां सुनी। और फिर ये कि शुरू से ही लिटरेचर बहुत था। गरीबी थी लेकिन किताबें हमेशा थी। तो गोरकी और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और ऐसी चीजें बचपन में ही पढ़ ली थी। और उसका एक असर पड़ा था, एक सोच पे असर पड़ा था, बहुत गहरा। और फिर आप ये देखिएगा कि खास तौर पर सफदर हाशमी के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद का दौर एक बिल्कुल अलग दौर है। और अपने बिल्कुल नजदीक, बल्कि भाई कहिए, कि उसका इस तरह से जाना, तो ये एक आपके अपने एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट को किस तरह से और आपके पूरे अप्रोच को उसने कैसे एक शेप बदला या कैसे शेप अप किया? सफदर के जाने का ये एक तो खैर जो जाति और परिवार को जो सदमा था और दुख था, वो तो एक तरफ था। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं 1981 से एक स्टूडेंट थी। तब एक बस्ती में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और इनफैक्ट मैंने पढ़ाई छोड़ के और फिर अपने 8 साल उसी बस्ती में 15-18 घंटा में काम करती थी। तो मुझे लगाव भी बहुत था उस तरह के काम का, क्योंकि मैं जिन बच्चियों को पढ़ा रही थी उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन सफदर के जाने के बाद मुझे उस काम से निकल के, और जो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट बना, उसमें मुझे वक्त देना पड़ा। और फिर वो वक्त ऐसा हुआ कि शुरू में बात हुई थी 2-4 घंटा देने की, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर ही
24 घंटा ही हो गया था। तो काम की शक्ल बहुत बदल गई। पहले मैं काम कर रही थी वो लिटरेसी से और विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली वो काफी पॉलिटिकल काम हो गया, क्योंकि उस वक्त 89 में सफदर का मर्डर हुआ, और तभी पूरे मुल्क में जो दौर आया 1990 से अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो गई, तो उसमें फिर सहमत ने कम्युनल हार्मनी के लिए और सांप्रदायिकता के विरोध में बहुत काम शुरू किए। और मैं जाहिर है कि 15 साल तक मैं सहमत चला रही थी, एक जो ग्रुप था हमारा काफी आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का, उनके साथ। तो उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई, और पूरे मुल्क के लेवल पे हम लोगों ने काम किया, ट्रैवल भी बहुत किया, लेकिन वो काम जो है वो कलाकारों के बीच और बुद्धिजीवियों के बीच जो है वो रहा। और जाहिर है कि सफदर के बहुत सारे जो अधूरे ख्वाब थे उन सबको तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर है कि उसकी शहादत को बर्बाद नहीं होने दिया। सफदर का नाम जिंदा रहा, और उसके नाम से बहुत सारे नौजवान जुड़े उस सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में, अभियान में, जो अभी भी जुड़े हुए हैं। देखिएगा, सहमत की जो शुरुआती एक्टिविटीज रही है उसमें बहुत बहुत उत्साह के साथ हमने देखा कि अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, वो राइटर्स हों, वो थिंकर्स हों, वो पेंटर्स हों, वो सब लोग एक साथ जैसे एकजुट होकर सहमत के बैनर के नीचे आए। उसी दौर में अगर आप देखें तो हुसैन साहब की, एम एफ हुसैन की जो पेंटिंग ट्रिब्यूट टू सफदर है, वो नीलामी में करीब $1 मिलियन से ज्यादा में बिकी। पहली बार किसी इंडियन आर्टिस्ट की, पेंटर की पेंटिंग इस तरह से उसकी कीमत लगाई गई। इस बात पर आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, वो आर्ट की दुनिया है, और आर्ट की दुनिया में वो किस तरह काम करती है। हालांकि मैंने बहुत आर्टिस्ट के साथ काम किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे आज भी समझ है कि किस तरह से उसमें होता है। लेकिन ये कि हुसैन साहब का अपना बहुत बड़ा नाम था, और हुसैन साहब की पेंटिंग्स महंगी ही बिका करती थी, और उसके साथ सफदर की क्योंकि शहादत शामिल थी और उसका एक सिंबोलिज्म था, तो मुझे लगता है कि वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ। तो सफदर के बारे में भी लोगों ने बहुत सुना था, और बहुत शॉक था पूरा इंडिया, खास तौर से जो कम्युनिटी जिसे आप सेंसिटिव होती है आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स की। तो मुझे लगता है कि उसके रहते ही उस पेंटिंग का इतना ज्यादा दाम लगे। अब मुझे ये याद नहीं कि वो पेंटिंग सहमत के लिए फंड रेज करने के लिए बेची गई थी या किसी और जगह पे, क्योंकि सहमत बनने के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स दी थी, और शुरू में सहमत चलाने के लिए, पैसा रेज करने के लिए, बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी में एक बड़ा ऑक्शन हुआ था। मेरे ख्याल में ये पेंटिंग शायद उसमें नहीं थी, लेकिन ये अलग से बिकी थी। क्योंकि आपने गुजरात में लंबे अरसे तक काम किया, और फिर गुजरात जिसकी बात आज बहुत एक गुजरात मॉडल की तरह होती है, और उसी के साथ ये बात भी जुड़ी हुई है कि 2002 में जो गुजरात में एक प्रोग्राम की तरह एक चीज सामने आई। अब हम सीधे इसी मुद्दे पर आएंगे, जो हमारे मौजूदा जो सियासी और समाजी हालात हैं, उस पर 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए उनकी मेन वजहें क्या, वजूहत क्या रही होंगी आपके हिसाब से? देखिए, वजह तो पॉलिटिकल ही थी, क्योंकि 2002 में जब ये शुरू हुआ है 27 फरवरी को, उससे पहले जितने लोकल इलेक्शंस थे, ग्राउंड लेवल के, पंचायत के और बाकी जो इलेक्शंस होते हैं, वो सब बुरी तरह से बीजेपी हार रही थी, और कुछ ऐसे हालात पैदा करने जरूरी थे जिसमें पोलराइजेशन किया जा सके, और पॉलिटिकली जो हालात है उनको बदला जा सके। तो उन्हीं हालात में जो ट्रेन का जलना हुआ, और उसके बाद जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, और पूरे गुजरात के अंदर दंगे तो हम नहीं कहते, क्योंकि एक तरफा ही था सब कुछ, हमले थे, और उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग तो बेघर हुए थे, जिनमें आज भी बहुत सारे इंटरनली डिस्प्लेस्ड ही कहलाते हैं, जो कभी वापस नहीं जा पाए। मैंने उस वक्त हम लोग शुरू में ही, गौहर, मैं और हमारा बेटा उस टाइम 15 साल का था, हम लोग एक हफ्ते के बाद ही गुजरात पहुंचे थे। इनिशियली तो डॉक्यूमेंट करने पहुंचे थे, लेकिन जो कुछ देखा और जो कुछ वहां पे समझा, वो ये बहुत क्लियर था कि ये पूरी एक नफरत की
राजनीति थी और पूरा जो 2002 का जो प्रोग्राम था उसको बहुत मेटिकुलसली प्लान किया गया था। क्योंकि मैंने बाद में शुरू का फेज में जाने के 1-2 महीना बाद मैं दोबारा गुजरात में 10 डिस्ट्रिक्ट में घूमी थी। मैं वहां पे जो गैंग रेप सर्वाइवर्स थी, जो जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ था औरतों का या लड़कियों का, उनकी मैं एक तरह से स्टोरीज को डॉक्यूमेंट कर रही थी। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही पैटर्न पाया, उसका भी और जिस तरह हमले हुए उनका भी। हर जगह पे हजारों लोगों का आना पहुंचना जो उस गांव के नहीं थे, जो कहीं बाहर के थे। ऐसा बहुत जगह लोगों ने दिखाया कि अहमदाबाद में भी कि एक लाइन से दुकानें जली हुई हैं, लेकिन बीच में अगर कोई दुकान नॉन मुस्लिम की है तो उसके पहले आग जो है वो बुझा दी जाती थी। या जस्टिस दिवेचा के घर मुझे याद है पालडी में, जिसको हमने काफी डॉक्यूमेंट किया था। उस बिल्डिंग में और भी घर थे, लेकिन उनके घर में एक एक चीज जल गई थी। जब हम गए हैं तो उनकी लाइब्रेरी की जो किताबें थी वो बिल्कुल उसी तरह स्टैक हुई हुई राख उसमें पड़ी थी, लेकिन उनके ऊपर के नीचे के घर जो हैं उनमें कुछ भी नहीं हुआ था। तो इससे ये, और बहुत लोगों ने बताया कि जैसे ही ऐसा होता था कि दूसरे घर तक कहीं आग पहुंचने वाली है तो फायर ब्रिगेड्स पहुंच जाते थे। और इसकी तो बहुत रिपोर्ट्स हैं किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया गया, कंट्रोल किया गया। तो ये कुछ ऐसा नहीं था जो एकदम से हो गया, इसको बहुत पहले से कंट्रोल ऑर्गेनाइज किया गया था। बल्कि मुझे तो बहुत डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने ये बताया कि ट्रेन तो बाद में जली है, ट्रेन जलने से 10-15 दिन पहले गैस के सिलेंडर, त्रिशूल, तलवारें वो सारी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी थी और उनको अलग अलग जगह पे रखा गया था। अच्छा, यहाँ पे मीडिया के रोल पर भी बात करना चाहेंगे आपसे कि गुजरात के दंगों को मीडिया ने किस तरह कवर किया तब, और जो घटनाओं के बारे में जनता की जो धारणा थी, जो उसकी समझ थी, उसका मीडिया के इस कवरेज का असर उस पर इस तरह हुआ। देखिए, 2002 का अगर हम कवरेज की बात करें तो वो एक मिक्स्ड कवरेज था। एक तरफ नेशनल मीडिया था उस वक्त, मुझे अभी भी याद है बरखा दत्त थी, राजदीप सरदेसाई थे और भी बहुत लोग थे उस टाइम जो जाके वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट वो फुटेज आज भी मौजूद है जहां पे राजदीप रिपोर्ट कर रहे हैं और पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं, या बरखा अपने को जोखिम में डाल के किस तरह पाइप्स पे चढ़ के और उतर के। और उन लोगों का जो कवरेज था, वो जो कुछ वहां हो रहा था उन्होंने वो दिखाया। इसी तरह बहुत फिल्म मेकर्स भी पहुंचे, लेकिन एक मीडिया का वो भी बड़ा हिस्सा था जो सिर्फ आग भड़काने का काम कर रहा था, जिसे बिल्कुल, जिसे कहते हैं, जो आज का जो हमें मीडिया दिखता है कंट्रोल जिस तरह का, उसी तरह का एक सेक्शन था अखबारों का, खासतौर से जो रीजनल न्यूज़पेपर्स वगैरह थे। और कुछ चैनल्स भी रही होंगी, अब मुझे उस टाइम कौन सी चैनल्स उस तरह की आग उगल रही थी वो पता नहीं, लेकिन नेशनल मीडिया ने काफी अच्छा रोल अदा उस वक्त किया था। और इसी वजह से पूरे देश में एक जानकारी पहुंची भी थी और बहुत गुस्सा भी था। 2002 को अगर हम याद करें तो लोगों में बहुत गुस्सा था। ऐसा नहीं था, आज जैसे हालात नहीं थे उस टाइम। आज जो कम्युनल डिवाइड है उसमें गुजरात के दंगों ने किस हद तक आपकी नजर में कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है? देखिए, वैसे तो जो पूरा कम्युनल डिवाइड जो आज हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत तो खैर बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम पिछले 2-3 दशकों में देखें तो एक तो मेजर रोल जो मैंने ऑलरेडी कहा कि अडानी की रथ यात्रा थी, जहां से पूरा एक पोलराइजेशन शुरू हुआ। और फिर 2002 के दंगे। लेकिन 2002 का जो ये प्रकरण था, इसमें जो कुछ हुआ वो गुजरात के अंदर ज्यादा हुआ, जो नफरतें। और गुजरात को संघ परिवार की लेबोरेटरी कहा गया और वो थी लेबोरेटरी, क्योंकि किस तरह नफरत फैलाई जाती है, किस तरह वायलेंस की जाती है, किस तरह औरतों के शरीर को एक बैटल ग्राउंड बनाया जाता है, किस तरह से गरीबों की जमीनें खींच के और हड़प के वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जाती है, किस तरह कोर्ट का कोई भी ऑर्डर हो उसका उल्लंघन किया जाता है। वो सारी चीजें गुजरात में एक्सपेरिमेंट की गई। तो आज जो हम देख रहे हैं वो जो कुछ गुजरात में हुआ उसको पूरे मुल्क में उसका एक्सपोर्ट हुआ जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब 2014 से। तो उसका असर तो जाहिर है कि पूरे देश में है।
उस वक्त लोग बहुत एक बड़ा सेक्शन था जो बहुत इस बात से दुखी था जो कुछ गुजरात में हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह गुजरात के लोगों के दिमागों पे इन्होंने कब्जा किया और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रैशनली सोचने की ताकत ही खत्म कर दी वहां पे, उसी तरह आज हम देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल जो है, जो डेवलपमेंट का मॉडल कभी भी नहीं था, जो एक नफरत का ही मॉडल था, वो पूरे मुल्क में आज फैलाया जा चुका है। क्योंकि आप का रिश्ता डायस्पोरा में रहने वाले लोगों से भी, इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और इंटेलेक्चुअल्स और वो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरसीज में, उनसे भी रहता है। तो गुजरात दंगों का हमारी इंडिया की इंटरनेशनल इमेज पर किस तरह का असर आपकी नजर में पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा था उस वक्त। कम से कम उस वक्त मेरे ख्याल में 15-16 तो ऐसी रिपोर्ट्स ही बनी थी गुजरात के दंगों पे। दंगा मैं फिर गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, नरसंहारी उसे कहेंगे। और इंटरनेशनली उसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी, बहुत टीम्स आई थी, इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से, और भी बहुत मुल्कों से टीम्स आई थी, हिंदुस्तान के हर राज्य से टीम्स आई थी, जिन्होंने जमीन पे डॉक्यूमेंट किया जो कुछ हो रहा था, लोगों से बात की, विक्टिम से बात की। तो एक तो वो था जो इन ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स के थ्रू जो पूरे दुनिया में पहुंचा और उससे बदनामी हुई। और दूसरा ये कि हमें याद है कि उसके बाद इनका तो वीजा ही बंद कर दिया था मोदी का। इंटरनेशनल लेवल पे इनको यूएस, यूके कहीं भी वीजा नहीं दिया जाता था, बल्कि कई जगह इंटरनेशनल कोर्ट्स में केसेस भी हुए, क्योंकि जो एनआरआईज थे और जिनकी फैमिलीज की यहाँ पे डेथ हुई थी, जिनके मर्डर्स हुए थे, उन्होंने भी कई जगह केसेस किए थे। तो बदनामी तो बहुत हुई और काफी साल तक वो चलता रहा। वो तो 2014 में, बल्कि 12 से ही वो माहौल बदलना शुरू हुआ था, जब ये पता चल गया था कि ये प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। उसके बाद मुल्कों ने फिर अपना, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो उनको आप वीजा कैसे नहीं देंगे का सवाल आ गया था, तो उसके बाद लोगों ने उसको बदला। लेकिन उस वक्त तो बेहद बदनामी हुई। इंडिया में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको शेप अप करने और उसको रिफ्लेक्ट करने में जो प्रेस फ्रीडम है रही है, उसका क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि आज वो बहुत सिकुड़ती सिकुड़ती, बहुत कॉरपोरेटाइजेशन जिस तरह से मीडिया का हुआ है, वो तो बिल्कुल एक अलग सूरत हाल है। लेकिन जो मीडिया का फ्रीडम रहा है अभी तक, उसने इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे रिफ्लेक्ट और शेप किया है? देखिए, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी को शेप करने में, नहीं बल्कि लोगों की सोच को शेप करने में। और हिंदुस्तानी मीडिया एक बहुत बड़े अरसे तक बहुत इंडिपेंडेंट रहा है और बहुत बेबाकी से रिपोर्टिंग की है, और चीजों को बिल्कुल सामने जो भी गलत हो रहा है, और ऐसा नहीं था कि इसकी सरकार या उसकी सरकार, सब सरकारों के खिलाफ मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है, बड़े अरसे तक निभाई है। लेकिन मीडिया पे कंट्रोल आना शुरू हो गया, मैं समझती हूँ कि 2012 के बाद तो बहुत ही बढ़ गया। लेकिन 2014 के बाद तो मीडिया जो है वो अब हिज मास्टर्स वॉइस बन के खत्म हो गया है, वो ही रह गया है। मतलब आज का अगर हम टेलीविजन देखें या मेजर नेशनल न्यूज़पेपर्स देखें, तो उसमें किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है, और बल्कि वो जिस तरह की फेक न्यूज और गलत एक तरह की खबरें जो वो फैलाते हैं, उसकी वजह से जो परेशानी होती है, और जिस तरह से, क्योंकि एक लार्ज सेक्शन है खासतौर से मिडिल क्लास का जो टेलीविजन चैनल्स देखता है, तो उससे जो जिस तरह वो थिंकिंग को कंट्रोल करता है मीडिया, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि अगर हम इमरजेंसी का पीरियड देखें जब मीडिया पे कंट्रोल था, वो भी आज से बहुत बेहतर था, क्योंकि मैं उस टाइम स्टूडेंट थी और मुझे याद है कि सुबह अखबार आता था, उसमें पूरे कॉलम जो है वो काला होता था, जिसका मतलब ये होता था कि अखबार हमसे ये कह रहा है कि हमने कुछ लिखा था, इस सरकार ने उसे छपने नहीं दिया। आज तो उतनी हिम्मत भी नहीं है। आज तो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि सिर्फ गुणगान होता है, जो हमारे नेता बैठे हैं सरकार में, और उनके खिलाफ कुछ भी बोलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि आज के दौर में एक सोशल मीडिया का बड़ा रोल हो गया है, और हमारे बहुत
अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं वो आज यूट्यूबर्स जो बन गए हैं, चाहे वो रवीश हो, अभिसार हो, नवीन कुमार हो और बहुत सारे लोग हैं, अजीत अंजुम है, और उनकी बड़ी फॉलोइंग है। ये लोगों की अब समझ में आ रहा है कि अगर सच जानना है तो हमें सोशल मीडिया पे देखना पड़ेगा कि मुल्क में क्या हो रहा है। ये जो नई कुछ ये जो सरकारी नीतियां हैं, उन्होंने खास तौर पर एनजीओज या सिविल सोसाइटी या पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, इस तरह की एक्टिविटीज पर कुछ अलग तरह का अभी फिलहाल शिकंजा या कहिए, मतलब जो भी रवैया उनका है, उससे ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उस पर क्या असर आप देखती हैं? देखिए, सिविल सोसाइटी का रोल भी बिल्कुल वही होता है जो मीडिया का होता है, कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसे उजागर करे, लोगों के सामने लाए। और सिविल सोसाइटी में और खास तौर से एनजीओज का एक रोल और भी होता है कि जहां पे जरूरत है मार्जिनलाइज सेक्शंस की आवाज उठाने की या उनको मदद पहुंचाने की, उसमें भी सिविल सोसाइटी का हमेशा एक बड़ा रोल रहा है। तो अभी जो हालात हैं, मतलब इन्होंने आते ही तो मेरे ख्याल में आज की तारीख में शायद 30,000 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनका इन्होंने एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल किया है। उसके अलावा एफआईआर्स हैं, केसेस हैं, बहुत सारे लोग अरेस्ट हैं जो जेलों में हैं। किसी के ऑफिस में, घरों में ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट कितने ही मार दिए गए, जर्नलिस्ट भी कितने ही मार दिए गए। गौरी लंकेश जैसी एक बड़ी पत्रकार और एक्टिविस्ट जिनको दिन दहाड़े वो लौट के आती हैं ऑफिस से और उनको मार दिया जाता है। या देश के अलग अलग कोनों में बहुत लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, और उमर खालिद को एक बड़ा अरसा हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ना ट्रायल है ना कुछ है, बस जेलों में डाल रखे हैं। तो जो भी डिसेंट की आवाज है उसमें एक सिविल सोसाइटी में एनजीओज तो हैं ही, लेकिन राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी जितने हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सब की आवाजों पे शिकंजा कसा जा रहा है कि कोई भी जो है वो बोले नहीं, और जो बोले उसके ऊपर फिर हम किसी ना किसी तरह से हमला करें या उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश करें। तो जब डिसेंटिंग जो प्रतिरोध की आवाजें हैं, जब उनको ही दबा दिया जाएगा तो जाहिर है उसका लोकतंत्र पे तो बहुत असर पड़ेगा। और वो पड़ भी रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक डर का माहौल है, और पहले बहुत सारे लोग जो बोलते भी थे उनका भी बोलना कम होता जा रहा है। यही डर का ही कोई माहौल है, इसकी वजह कि जो खासतौर पर कल्चरल स्फीयर में जो हैपनिंग्स, जो एक एक्टिविटीज रहा करती थी एक दौर तक, खासतौर पर अगर आप सहमत का जमाना भी देखें या अभी अभी 20 साल पहले तक भी, बच्चे स्ट्रीट थिएटर में भी उस तरह के पॉलिटिकल कंटेंट को भी एक्सरसाइज कर लिया करते थे। अभी सब लोग या तो बेटी बचाओ में लगे हैं, सफाई अभियान में लगे हैं, बस सब जो सरकारी पॉलिसीज को एक तरह से एंडोर्स करने के लिए इस तरह की जो यंगस्टर्स की जो कल्चरल ट्रूप्स हैं वो उसी सब में लग गए हैं। क्या ये डर की वजह ही आपको लगता है? देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह पहले आप कहीं भी अगर हम नुक्कड़ नाटक की बात करें, तो स्ट्रीट थिएटर करने के लिए, नुक्कड़ नाटक करने के लिए आप किसी भी बस्ती में जाएं जहां आप काम करते हैं, वहां पे आप सड़क पे किसी चौराहे पे जमा करें और लोग जमा हो जाते थे। अभी कहीं भी करने नहीं दिया जाता है। हर जगह पुलिस पहुंच जाएगी, आपको परमिशन के बगैर करने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ तो ये बड़ा मसला हो गया है। कोई आप डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहे, मतलब एक तो प्रोटेस्ट की जगह भी, अगर आपने देखा हो जंतर मंतर, वो जिस तरह सीमित से सीमित होता चला जा रहा है, और अब वहां भी परमिशन नहीं मिलती है। जंतर मंतर पे भी अब ये कहते हैं कि आप 10 दिन पहले हमको एप्लीकेशन दीजिए अगर आपको वहां कुछ करना है तो। और वहां भी आधा टाइम परमिशन नहीं मिलती है या लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दी जाती है। तो प्रोटेस्ट की सारी जगहें बंद होती जा रही हैं। बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हैं जहां पे अब कुछ भी पॉलिटिकल बात करने के लिए या कोई भी ऐसी चीज जो किसी इश्यू से संबंधित हो, उसके लिए अब ऑडिटोरियम्स मिलने बंद हो गए। वो आपको देते ही नहीं। इसी तरह कल्चर का मामला है कि पहले बहुत सारी स्कीम्स भी हुआ करती थी जो कल्चर को प्रमोट करती थी, या स्ट्रीट थिएटर को या पॉलिटिकल थिएटर को भी। अभी वो कुछ नहीं है, और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसा बिल्कुल नहीं। मैं अगर अनहद की बात करूं तो 2014 में ये आए, जून में, या जून में, और इमीडिएटली इन्होंने अनहद के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी। इनकम टैक्स की 3 इंक्वायरीज की, फिर होम मिनिस्ट्री की एक की, फिर दूसरी की। उसके बाद मार्च 2015 में एफसीआरए हमारा जो था वो रिन्यू हो गया,
और रिन्यू होने के बाद कुछ महीनों बाद मेरे पास मीडिया से ही फोन आया कि आपका एफसीआरए कैंसिल हो गया। सारी इंक्वायरीज के बाद कुछ नहीं मिला। तो एक लाइन लिख के, योर वर्क इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब आप जो काम करते हैं वो लोगों के पक्ष में नहीं है, इसलिए आपका एफसीआरए कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह से हजारों ऑर्गेनाइजेशंस का कैंसिल कर दिया गया। तो जब पैसा नहीं है आपके पास करने को, मतलब अगर आपको एक कल्चरल प्रोग्राम ही करना है फॉर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, जो हमने बहुत किए हैं, उसके लिए भी आप एक मिनिमम पैसा तो चाहिए। तो एक तरफ परमिशंस नहीं है, अटैक है किसी भी डिसेंटिंग वॉइस पे, और तीसरी तरफ फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। हमारे केस में तो जो इंडियन डोनर्स थे उनको भी इनकम टैक्स नोटिस भेज दिए गए थे, ये पूछते हुए कि आपने पैसा दिया है क्या। वो एक इंडिकेशन होता है कि मत दीजिए। तो एक तरफ आप एफडीआई में 100% डिफेंस में आप 100% एफडीआई अलाउ करते हैं, जो हमारे देश की सोवरेनिटी की बात है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गांव में काम कर रही हैं, जो औरतों को वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रही हैं, स्किल डेवलपमेंट करा रही हैं, या बच्चों को पढ़ा रही हैं, या कोई एडवोकेसी का भी काम कर रही हैं, उनके लिए आप कहते हैं कि एफसीआरए का पैसा है और ये देशद्रोही है अगर ये एफसीआरए के पैसे से काम कर रहे हैं। तो ये हालात हैं, उसमें काम करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इन हालात में ये जो पॉलिटिकल अलायंसेस जो बन रहे हैं या बनने की जरूरत महसूस की जाती है, इस सिनेरियो को जब आप देखती हैं, तो इसमें जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी भूमिका को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि रीजनल पार्टीज हमारे मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनसे बहुत उम्मीद भी है। अगर हम तमिलनाडु देखें, अगर हम डीएमके को देखें, उनका जिस तरह का पूरा शासन है, या बिहार में भी देखें, हालांकि नीतीश कई बार डगमगाए और कई बार वापस आए, या वेस्ट बंगाल हो या केरला हो, इसमें एक तरह की ऑल्टरनेट राजनीति करना, और जिस तरह से पूरा एक डर का माहौल है, उसमें बहुत बेबाकी से लगातार चैलेंज करते रहना, वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कि ना तो अकेले रीजनल पार्टीज कुछ कर सकती हैं, और ना अकेले जो मेन लैंड की सेकुलर पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, वो कुछ कर सकती हैं। इसलिए जो अलायंस की शुरुआत हुई है, इंडिया अलायंस की, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं इस मुल्क के कि लोकतंत्र को, हमारे संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस खतरे से ना तो कोई पार्टी अकेले लड़ सकती है, और ना ही पूरा इंडिया अलायंस बन भी जाए तो अकेले लड़ सकता है। एक तरफ उस अलायंस का जिंदा रहना जरूरी है, और दूसरी तरफ इस मुल्क के जो नागरिक हैं उनको ये समझना जरूरी है कि जिस तरह हमने ब्रिटिश अंपायर को यहाँ से निकाला, जिस तरह इमरजेंसी में मिसेस गांधी को हराया, उसी तरह देश की जनता को योगदान देना पड़ेगा अगर लोकतंत्र और संविधान बचाना है। उसको हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं छोड़ सकते आज के दिन में। ये जो इंडिया अलायंस है, इस को आप पूरी तरह ठीक समझती हैं, या आपकी नजर में इसमें कुछ और बदलाव या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ और एसिमिलेशन की इसमें आपको गुंजाइश या सजेशन आप पाती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें अभी बीएसपी दिखाई नहीं दे रही है, उसका उसको होना चाहिए। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की जरूरत है कि अगर वो ये नहीं साथ आएंगे तो शायद उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह हिटलर पावर में आया था, शुरू में उसके साथ भी पार्टीज थी, लेकिन बाद में उसने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। तो अभी अगर ये 24 के बाद आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही शायद ना रहे, और अगर वो नहीं रहेगा तो फिर किसी का भी वजूद क्या रहेगा। तो साथ आना जरूरी है, लेकिन ये भी है कि पूरी कोशिश रहेगी इस अलायंस को खत्म करने की। कहीं ईडी भेजी जाएगी, कहीं सीबीआई, कहीं धमकाया जाएगा, कहीं केसेस खोले जाएंगे। केसेस तो सबके खिलाफ कभी भी खोल सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, सबके, जिसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ करप्शन के केसेस या इधर उधर, वो आप निकाल ही सकते हैं। तो उस उन चीजों से बगैर डरे हुए साथ खड़े रहना जो है, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है।
और उसके साथ अलायंस को भी जरूरी है कि वो रीच आउट करे ऑर्डिनरी लोगों को, सिविल सोसाइटी को। मतलब मैं ये कहूंगी कि सिविल सोसाइटी का पे जिस तरह का हमला है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके नहीं खड़ी हुई, कोई भी। किसी ने पलट के नहीं पूछा कि आप जिंदा हैं या नहीं हैं, आप किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, आपके इतने केसेस लगे हुए हैं लोगों के ऊपर, क्या बीत रही है लोगों के साथ। इंडिविजुअली कोई पॉलिटिकल लीडर या किसी को कोई जानता है, फोन कर लिया, उसे नहीं कहते, उसको साथ खड़ा होना नहीं कहते। मेरा मानना है कि जिस तरह से इस देश की जनता खड़ी होती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसी तरह उनको भी रीच आउट करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। आरएसएस को अब करीब 100 वर्षों से देखिएगा कि हिंदुस्तानी समाज में काम करते हुए का वक्फा हो गया। और इसमें खास तौर पर अगर एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को देखें तो उसमें आरएसएस ने क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रोल निभाया होगा आपकी नजर में? देखिए, आरएसएस के मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 1 लाख से ऊपर आज की तारीख में स्कूल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। और कहने को लोग कह सकते हैं कि पढ़ा रहे हैं लोगों को, लेकिन सवाल ये है कि क्या पढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि आप बच्चों को क्या बना रहे हैं। क्योंकि उन स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई होती है, उस पर कई फिल्में बन चुकी है, और उसमें आप बचपन से बच्चे को नफरत सिखाते हैं, आप बचपन से दूसरे रिलीजन के लिए, दूसरी कास्ट के लिए आप नफरत सिखाते हैं। तो एक तरह से आरएसएस का जो एक बड़ा रोल रहा है वो ये कि हिंदुस्तान के हर सेगमेंट में, बच्चे तो हैं ही, यूथ तो है ही, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में भी एक नफरत की राजनीति को प्रोपगेट किया जाए, और उन्होंने किया है। और एक खास तौर का देश जहां पे डेमोक्रेसी इस तरह की ना हो, जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से भी खुश नहीं है, उनको कोई मनुस्मृति बेस करके कोई कॉन्स्टिट्यूशन लाना है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो दलितों के खिलाफ है, वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, वो आदिवासियों के खिलाफ है। तो एक ऐसी सोच जो इस मुल्क में लोकतंत्र के खिलाफ है और जो प्यार मोहब्बत के खिलाफ है, उसका कुछ योगदान तो मैं पॉजिटिव तो मान ही नहीं सकती। उनका यही योगदान है कि जहां पे आज हम खड़े हैं, उसमें उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया है इस मुल्क की के लोकतंत्र के ऊपर, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या मीडिया प्रेस फ्रीडम है, उस पर एक बड़ा हमला करने पे उनका एक रोल है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी राम पुनियानी जी से जो बातचीत हो रही थी तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे, सहमत हुए कि बेशक आरएसएस ने एक लाइन खींची हो, लेकिन उससे बड़ी लाइन, उससे बड़ी लकीर खींचने की जरूरत उन ताकतों के सामने है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है, जो बनहौमी के पक्ष में है, जो बजाय इसके कि एक विशफुल थिंकिंग लेके रहना कि भाई ये हिंदुस्तानी समाज हमेशा से एक मिलजुल कर ही रहता है, ये तो एक तरह से शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में डाल देने जैसा हुआ। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आप कैसे देखती हैं इसको, ये जो छोटी लाइन और राम पुनियानी जी की बड़ी लाइन की ये जो जिम्मेदारी है और जो हालात हैं खास तौर पर अपोजिशन और इस तरह की रेशनल फोर्सेस के? देखिए, ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई है। पहला तो इसका कदम ये है कि 2024 में इन फोर्सेस को हराया जाए, जो पॉलिटिकली हराया जाए। लेकिन अगर ये पॉलिटिकली हार भी जाते हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि कम से कम 2 दशक लगेंगे। जिस तरह की सोच इन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग में डाल दी है, जिस तरह की नफरतें डाल दी है, उसको पलटना कोई आसान काम नहीं है। और वो कोई एक इंसान या एक संस्था या एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। इसमें तो पूरा री एजुकेशन की बात है, एक रैशनल थिंकिंग को पूरे देश तक लेके जाने की बात है। और जिस तरह से आज के हिंदुस्तान में जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे जो कब्जा है, अभी तो पिछले 5-7 साल में तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जो एक ऐसी जगह होती थी जहां पे एक ओपन स्पेस होती थी सोच की, वो उन पे भी कब्जा है आरएसएस का। ज्यादातर वाइस चांसलर्स अब आरएसएस के हैं। कोई किसी किसी की डिबेट, किसी तरह की डिस्कशन, वो होने अब यूनिवर्सिटीज में बंद हो गए। तो इनके जाने के बाद आप कहाँ कहाँ से लोगों को हटा सकते हैं,
क्या वहां से बदलाव लाएंगे, वो तो जो नई सरकार अगर आती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जो लोग लोकतंत्र और सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं और जेंडर इक्वालिटी में यकीन रखते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा अगर ये चले जाते हैं। लेकिन पहला मुझे लगता है कि आज से और 2024 के बीच में ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सरकार जो है इसको हराया जाए और यहाँ पे लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जाए। हम लोग बातचीत अब करीब करीब रैप अप करेंगे। शबनम जी, हमको बताइए कि जब हर रोज पिछले 9-10 वर्षों में जब आप सोकर उठती हैं तो कौन सी चीज आपके अंदर एक ड्राइव पैदा करती है कि आज का दिन और जी लूं? मुझे, मैं कई लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं ट्विटर पे इधर उधर। तो एक बार एक साहब ने लिखा कि बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती। तो मैंने कहा कि भाई अभी कोई मरने का इरादा नहीं है। तो मैंने तो अपने सारे जो दोस्त हैं एक्टिविस्ट हैं, मेरे तो दोस्त सारे एक्टिविस्ट ही दोस्त हैं, उन सबसे कह रखा है कि भाई 2024 में इनको हराए बगैर मरने का कोई इरादा नहीं। तो बहरहाल ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन बात यही है कि जो ख्वाब है, जो ख्वाब हमने बचपन से देखा, एक ऐसे मुल्क का जहां बराबरी हो, जहां इंसानियत हो, ह्यूमैनिटी हो, जहां पे हर एक शख्स को डिग्निटी मिले, उसकी रिस्पेक्ट हो, तो वही ख्वाब जो है वो ड्राइव करता है। और उस पे जो हमले हैं उनसे कैसे निपटा जाए और किस तरह सारी परेशानियों के बावजूद नई नई चीजें सोची जाएं जो बगैर पैसे के की जा सकती हैं। किस तरह लोगों तक पहुंचा जाए, किस तरह लोगों को साथ जोड़ा जाए, साथ लाया जाए। तो वही चीज ड्राइव करती है। मतलब ये तो अगर 2024 में भी ये नहीं गए तो पता नहीं उसके बाद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कि उम्मीद फिलहाल तो यही लगाते हैं कि लड़ते रहें आखिरी दम तक, क्योंकि कायरों की तरह तो मरने का कोई मतलब भी नहीं है ना कि आप डर के घर बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अब ये बातचीत वाइंड अप करेंगे शबनम जी। इस पूरी बातचीत के बीच में कहीं कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी बात आई हो जो आपके जहन में आई हो और आप कहना चाहती हो तो इस वक्त कह सकती हैं, और हम लोग फिर ये बातचीत खत्म करेंगे। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में एक प्रोग्राम का जिक्र किया था, मेरे घर आके तो देखो। जी तो मैं आपके माध्यम से उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जरूर। कि इसी नफरत से लड़ने के लिए, और ये भी कि बगैर पैसे के क्या हो सकता है, तो हमने ये 15 अगस्त को लॉन्च किया था। उसमें 2 महीने की तैयारी की थी। 15 अगस्त को हम तकरीबन 50,000 लोगों को एक दूसरे के घर भेज पाए। हमने ये कहा कि एक ऐसे के घर जाइए जो आपके धर्म का ना हो, जाति का ना हो, आपके रीजन का ना हो, क्लास का ना हो, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ना हो। तो ये अभी जारी है और हमारी ये लोगों से अपील है कि आप जहां भी हैं वहां पे, क्योंकि हम पब्लिक स्पेसेस में मिल लेते हैं, जब हम घर में जाते हैं तब पता चलता है। बहुत सारे लोगों जब गए तो बोले कि अरे हमें तो ना 4 बीवी मिली ना 25 बच्चे मिले। वो तो घर में तो एक ही बीवी थी और 2 ही बच्चे थे या 3 ही बच्चे थे या कहीं एक ही बच्चा था। जो जो लोग मुसलमानों के घर गए, क्योंकि व्हाट्सएप तो आपको सुबह शाम वही बताता है, तो एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के घरों में जाइए। और 26 नवंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उस दिन हमने एकेडमिक फ्रीडम पे जो अटैक है उनको नजर में रखते हुए हमने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से कहा कि अपने घर खोलें। तो वो कल तक उसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बहरहाल। तो अभी तक 200 से ऊपर यंग स्टूडेंट्स ने, नए स्टूडेंट्स ने, जो हम नहीं जानते, उन्होंने रजिस्टर किया है। वो 26 अगस्त को जाएंगे। तो मेरी ये अपील सारे बुद्धिजीवियों से भी है कि यूनिवर्सिटीज में आपको अब नहीं पढ़ाने दिया जा रहा, आप पे नजर रखी जा रही है। घर पे बुलाइए बच्चों को, अपने घर खोलिए, इनवाइट कीजिए और बातचीत कीजिए। अगर हम पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख घर खोल दें और हर इंसान 10-10 बच्चों को भी बुला ले डिस्कशन करने के लिए, तो एक नई शुरुआत हो सकती है सोच की। और इस सारी जो माहौल है पूरे मुल्क में, उससे लड़ने की शुरुआत भी हो सकती है। तो बस इसी पॉजिटिव नोट पे हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी शबनम हाशमी, शुक्रिया। आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। बोल इंडिया पे आज हमारे साथ थी सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी। मिलेंगे बोल इंडिया पर अगले मेहमान के साथ जल्दी। देखते रहिए बोल इंडिया।